एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज सुबह 10 बजे से इस सिलसिले की हमने शुरुआत की थी। हमारे पहले मेहमान थे प्रकाश जावड़ेकर, उसके बाद रविशंकर प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया। धीरे धीरे ये कारवां आगे बढ़ता गया। शाम को हमारे साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी रही, उसके बाद अखिलेश यादव को भी उसके पहले हमने सुना और इस तरह से अब बारी आ चुकी है। इस वक्त यूपीए सरकार में दिग्गज मंत्री रहे जिन्होंने न सिर्फ वित्त बल्कि गृह मंत्रालय भी संभाला था। आपने साल 1984 से अपने करियर की शुरुआत लोकसभा में पहली जीत दर्ज करके की थी। तमिलनाडु की शिवगंगा सीट पर आपने जीत हासिल की। आप किताब लिखने की भी बहुत शौकीन है, कई किताबें भी आपने लिखी हैं और समय समय पर अपने आर्टिकल्स के जरिए, अपने लेख के जरिए सरकार को आईना दिखाने का भी आप काम कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम जी का मैं मंच पर स्वागत करना चाहूंगी। सर, आप मंच पर आए। बहुत सारे सवाल हैं जो आपसे पूछे जाएंगे और उनके साथ सवालों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी दिबांग। पी चिदम्बरम, नमस्कार, मैं हूं दिबांग। आज हमारे खास मेहमान बहुत नफीस दिखने वाले, हिंदी चैनलों पर बहुत कम दिखने वाले, हिंदी की दुनिया से बहुत दूर रहने वाले लेकिन ठोस जानकारियां रखने वाले, हिंदी कुछ कुछ समझने वाले पी चिदम्बरम। चिदम्बरम साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा कि हिंदी आपकी कितनी अच्छी है, कितनी खराब है, कैसी है? Well, I'll understand every third word of what you say. But beyond that, I'm afraid I can't speak in Hindi. पर मैंने सुना है कि आपने हिंदी सीखने की कोशिश की है और थोड़ी बहुत आप बोलनी, अब आप रस्टी है पर बोल लेते हैं। कुछ एक आध सेंटेंस आप बोलना चाहेंगे? I won't be able to. You see, they taught us Hindi as a special language in school. And I remember I even passed the Prathmik examination. But after that, the teaching of Hindi stopped all over Tamil Nadu. We're talking about the 1950s. And when teaching of Hindi stopped, there was no opportunity to learn Hindi. Yeah. Actually, my domestic help who came to Delhi with me, he's only semi-literate. He's been with me all the years I've been in Delhi. He speaks Hindi fluently. He's my translator at home. चलिए, चिदम्बरम साहब बता रहे हैं कि स्कूल में सीखी थी, बाद में बंद हो गई, लेकिन उनके साथ जो वहाँ से आए हैं तमिलनाडु से घर में काम करने के लिए, वो अब हिंदी बोल लेते हैं, वही अनुवाद करके बताते हैं। पर मुझे ये मालूम है कि उन्होंने कुछ मुहावरे सीखे हैं और समय समय पर वो हिंदी के मुहावरे, आप प्रोवर्ब्स इस्तेमाल भी करते रहते हैं और बहुत ही वो सही बैठते हैं। I don't know. I don't understand what you said. Let's move on. Let's talk about बात करें अगर डिमोनेटाइजेशन की, तो जब डिमोनेटाइजेशन की बात हुई तो आपने कहा कि 7 महीने लगेंगे नोट दोबारा आने में। चिदम्बरम साहब, आपने ये भी कहा कि ये इसका बहुत गहरा असर होगा भारत की राजनीति पर हमने देखा कि चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए और वहाँ इसका कुछ असर दिखाई नहीं दिया। कैसे आप समझते हैं इस बात को कि एक आर्थिक फैसला लिया गया, उसका राजनीतिक जो असर हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज में चुनाव जीते, शहरी क्षेत्रों में चुनाव जीते, कैसे आप देखते हैं इसको? See, I said the effects of demonetization will take 6 months. It will take 6 months to bring in the currency, and that proved right. Even as of last week, a very significant proportion of ATMs do not have cash. But by about 6 months, I said, cash will come back to the system, and cash has come back. I also said that the 3 objectives of demonetization will not be achieved. They're good objectives. In fact, my first press conference, I said, the objectives are good, but demonetization is not the answer. First, they said, it will put an end to black money. Now, all the money that was spent
in the Uttar Pradesh election, the Punjab election, was it white money or black money? So black money gets generated again and again, despite demonetization. Secondly, they said it will put an end to corruption. Is there no corruption in India? Look at the number of people from whom huge amounts of money have been seized in Tamil Nadu, Andhra, Karnataka, Haryana, Uttar Pradesh. So corruption, which used to take place in old currency, is now taking place in new currency. The third objective, they said, was it will put an end to fake currency. But what did we find? New 2000 rupee note. Somebody has already made fake currency of 2000 rupee notes. Therefore, while the objectives are good, and I support the objectives of the government, demonetization was not the answer. Now you ask me, if demonetization was such an evil, how did they win the UP election? I never used the word evil. I said it is a wrong move. They won the UP election. So you conclude the people supported demonetization. I can turn the argument and say they lost the Punjab election. Therefore in Punjab, people opposed demonetization. Now what do we say about Goa? Congress won more seats than the BJP. Will you say that more people opposed demonetization and less people supported demonetization? It will be wrong to decide the reality of an election on one issue. Each state issues are different. Elections are fought on multiple issues. And in some states the BJP wins. Naturally they will claim this is a vote for demonetization. In states where the BJP loses, the other parties will claim this is a vote against demonetization. I think both claims are wrong. तो आप कह रहे हैं कि जो बात कही गई थी डिमोनेटाइजेशन नोटबंदी पर, तीन मुख्य बातें आप बता रहे हैं। एक तो कि ब्लैक मनी खत्म होगा, ऐसा क्या हुआ, ब्लैक मनी क्या खत्म हुआ, क्या यूपी और पंजाब के चुनाव में ब्लैक मनी का इस्तेमाल नहीं हुआ। दूसरी बात आपने कहा कि क्या भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा इससे, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। तीसरी बात आप कह रहे हैं कि जो नकली नोट हैं वो खत्म होंगे, क्या नकली नोट खत्म हो गए? अब तो 2000 रुपए के भी नकली नोट आ रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, क्या ये जो मैंने सवाल पूछा कि इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में चुनाव जीत गई बीजेपी, तो ये पूछ रहे हैं कि तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि पंजाब में जो चुनाव आ रहे हैं वो नोटबंदी की वजह से हुई? ये तो बात नोटबंदी की रही। पर अगर आप देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा कि नोटबंदी के बाद जीडीपी पर बड़ा असर होगा, 2% तक जीडीपी पर असर होगा, और उन्होंने कहा कि ये मैं कम करके नाप रहा हूं। That's correct. आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। You are comparing apples and oranges. We have now got a new measure to measure growth. It's called GVA. It's no longer the old GDP. They are now measuring by gross value addition. And if you look at gross value addition, and if you go back to the previous years, there is a decline in gross value addition by almost 1.5 percentage points. Dr. Manmohan Singh said there will be a fall of 2%. I said there will be a fall of minimum of 1%, perhaps 1.5%. Now, it so happens that I am proved right. There is a decline in GVA of 1.5%. So that is a decline. Now, if you say we are still the largest growing economy in the world, maybe that's true. That is because others are growing at a lower rate. But in the last quarter, China has caught up with India's growth rate. The fact is, demonetization did hurt the third quarter and the fourth quarter of 2016-17. It did pull down India's growth rate by at least 1%, perhaps 1.5%. We'll wait for the final numbers to come. क्या जीडीपी का इस पर असर होगा? इनका कहना है कि जो पैमाना है वो बदल गया है। पहले जीडीपी होता था, अब जीवीए है, और जीवीए के हिसाब से ये
आंकड़े आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ आर्थिक तौर पर देश है तो इसकी वजह यह भी है कि बाकी देश जो हैं उनमें उतनी तेज प्रगति नहीं हो रही है। ट्रांसलेट करते करते मैं सवाल भूल जाता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जो इकोनॉमी की फिलहाल हालत है जिस स्तर पर है उसको आप संक्षेप में इन ब्रीफ कैसे देखते हैं? I'll tell you. You see, there is no major crisis in the economy. The rupee is reasonably stable. Foreign direct investment is coming into the country. There are no major disruptions, except demonetization, there's no major disruptions. And people are carrying on their lives. So in that sense, the relief is there is no crisis. Some other countries have gone through a very bad crisis. We don't have a crisis in this country. But all of us here have brothers, sisters, children, grandchildren. We are not looking for a crisis-free economy. We are looking for an economy that is growing at a very rapid rate. We are looking for an economy that gallops at 8%, 9%, 10%. Is that happening? Answer is no. A finance minister looks at 3 or 4 indicators practically every 15 days. The first indicator is investment to GDP ratio. The investment to GDP ratio in 2007-8 and 2011-12 touched a peak of 34 to 35%. Today, 2016-17, investment to GDP ratio is 29.6%. It's a fall of a good 4.5 to 5%. The second number you must look at is credit growth. How much credit is flowing to industry? Jobs are created by industry. New jobs, additional jobs are created by industry. Now, credit growth to industry has been negative in 2016-17. Micro, small and medium industries have negative credit growth, which means nobody is borrowing money to invest. That is a second indicator that the finance minister must look at. The third indicator is how many jobs are being created. I don't know how many businessmen are there in this hall, but in the last 3 months I've addressed several business groups. I asked them, how many of you in the last 12 months have created additional jobs in your factory? One man puts up his hand. Now look at the numbers. Last year, a total of 1,35,000 jobs were created according to the Labour Bureau. Yesterday, or day before yesterday, Chief Economic Advisor said the 3 major sectors that provide jobs, agriculture, construction, and job growth, are not providing jobs. That's what he said. You saw that news report. If these 3 sectors don't create jobs, which other sector is creating jobs? And then we read in the IT sector in India, about 2 lakh jobs will be shed or lost in the next few months. Now, therefore, if their investment is not growing, credit is not growing, jobs are not being created, we are not doing what we need to do to get the high 8, 9, 10% growth. That is my complaint. There is no crisis, but the economy is more or less stagnant. लंबा जवाब दिया। इन्होंने कह रहे हैं कि संकट की स्थिति नहीं है, एक तो बड़ी बात यह है, क्राइसिस नहीं है, संकट की स्थिति नहीं है, पर रुपया जो है वो अपने तौर पर स्थिर है, विदेशी निवेश भारत में आ रहा है, अव्यवस्था नहीं है। लेकिन इनका यह कहना है कि जो उधार लेने वाली बात है, जो लोग उधार लेते हैं, जिससे अपनी उद्योग बनाते हैं, नौकरियां देते हैं, उधार जो है वो नकारात्मक रहा है, उधार लोग कम ले रहे हैं। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण इन्होंने कही और जिसमें आपको रुचि होनी चाहिए कि नौकरियां बढ़ नहीं रही हैं। लेबर ब्यूरो का आंकड़ा है कि 1,35,000 नौकरियां पिछली साल आई,
जो कि अपने आप में काफी कम है। 2 करोड़ का वादा था। तो एक तरीके से संकट नहीं है, पर जिस तरह से इकोनॉमी अर्थव्यवस्था का बढ़ना चाहिए 8%, 9% की बात ये कर रहे हैं, वो नहीं बढ़ पा रही है। एक बात जो ये सरकार कह रही है वो ये है कि पॉलिसी पैरालिसिस था, जो इन्होंने खत्म कर दिया। Well, it depends on what you define as policy. You see, I saw a newspaper did a survey 3-4 days ago and asked people, identify which are the most effective schemes or programs of the government. They identified direct benefit transfer, PAHAL. Now, PAHAL, direct benefit transfer, was started by the UPA. And today subsidy for LPG is going electronically, digitally. But that is not an economic policy. That is simply an administrative instrument which is more efficient than the previous system. The second item was Jan Dhan Yojana. Jan Dhan is only opening bank accounts. We opened 13 crore bank accounts and they have opened now 14 crore bank accounts. That again is not a policy that pushes the economy. That is simply making bank accounts available, but we know that 40% of the bank accounts are zero balance accounts. The third they said was Swachh Bharat. I accept that. But Swachh Bharat does not give an acceleration to the economy. The fourth they said was Make in India. Make in India, yes, that's an economic policy. But only 8% named Make in India as an effective scheme. What I want is economic policies that will push growth. GST, for example. That's an economic policy. And I congratulate the government. They passed the GST laws with the support of the opposition after debate, discussion. That is the kind of policies that we must be debating. Whereas Jan Dhan, Swachh Bharat, these are improvements in governance. They don't count as economic policies. आप कह रहे हैं कि जो जनधन व्यवस्था रही उसमें इन्होंने 14 करोड़ नए खाते खोले हैं। इनके ज़माने में 13 करोड़ खाते थे। 40% खाते ऐसे हैं जिनमें कोई पैसा नहीं है। इन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत एक अच्छा कदम है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था को कोई अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी नहीं होती है। फिर इनका ये कहना था कि आप ऐसे कानून बनाएं जिनसे अर्थव्यवस्था को फायदा हो। हाँ, ये विपक्ष में हैं, फिर भी जीएसटी के लिए सरकार को बधाई दे रहे हैं कि सरकार ने उसको लागू किया। एक सवाल है दर्शक से, वो ये पूछ रहे हैं कि वाई इज आरबीआई जो अमाउंट आया है उसके पास, उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं कर रहा है? Because if they disclose the truth is all the cash has come back. And they say, we are still counting. How long can you count? You go to Tirupati, there are volunteer hundi counters. I think if you had got hold of them, they would have counted by now. How long can you take to count? There are counting machines today. They are still counting. Very well, let them count. But all the cash has come back. इनका कहना है कि जितना 14 lakh crore cash has come back. 13 लाख करोड़ जो था वो वापस आ गया है, इसलिए आरबीआई बता नहीं रहा है कि कितना वापस आया है। इनका कहना है कि तिरुपति के लोगों को बुला लीजिए, वो इससे ज़्यादा जल्दी नोट गिन के बता देंगे। चिदम्बरम साहब, एक अगर आप देखें तो जिस तरह से सरकार चल रही है, जिस तरह से पार्टी चल रही है, चुनाव जीतना नामुमकिन लगता है। लोग 2019 की बात तो छोड़े दे रहे हैं, कह रहे हैं 24 की बात कीजिए। पॉलिटिकली इलेक्शंस की अगर हम बात करें, दे आर विनिंग स्टेट आफ्टर स्टेट। कांग्रेस मुक्त भारत की बात हो रही है। कांग्रेस मुक्त भारत, I mean, we are straying away from the subject, so I won't give a long answer. In the last round of elections, BJP won UP, BJP lost Punjab. In Goa, Congress was number 1, BJP was number 2. In Manipur, Congress was number 1, BJP was number 2. In Uttarakhand, BJP was number 1, Congress was number 2. It's a different story how number 2 formed the government. Let's not discuss that. But the fact is that Congress was number 1 in 3 states,
BJP was number one in 2 states. But that is the first and last question away from economy. So let's go back to the economy. तो इनका कहना है कि 3 राज्यों में अगर आप देखें तो कांग्रेस नंबर 1 पर रही और बाकी बीजेपी रही, तो ये कैसे। पर एक बात चिदम्बरम साहब ये देखी जा रही है कि अगर कांग्रेस पार्टी को देखें, आपकी लीडरशिप कभी बात नहीं करती, कोई इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता। Nothing to do with economy. Let's talk about the economy. We are here to talk about the economy. क्या आप जिस मुद्दे पर बहुत बात होती है, ये बात ट्रिपल तलाक की है, क्या उस पर आप बोलेंगे? 3 तलाक के मुद्दे पर आप बोलना चाहते हैं? That's again nothing to do with the economy. Let's talk about the economy. जी, आप ये जो जीएसटी बिल जिस स्वरूप में है, उसमें आप किस तरह के, अगर मैं आपसे पूछूं सिर्फ 2 बदलाव जो हैं होने चाहिए थे जो नहीं दिखाई दिए, 2 बातें होनी चाहिए थी जो इसमें नहीं दिखाई दी। No, I think they are moving in the right direction. I think the faults that we found in the bill was they were not committing to a rate of 18%. But subsequently, they saw wisdom and they've agreed to 0, 5, 12, 18, 20, 20 or 24 and 40. If 70%, mark this word, they are meeting in Srinagar today and yesterday. If 70% of all goods and services are at the 18% rate, I think that's a damn good job. I'll congratulate them. But at least 70% of all goods and services must be at the 18% rate, no more than 18%. I think the finance minister's statement yesterday was more or less on the same lines. Yeah. So if that turns out to be correct when they publish the list, that is a matter of satisfaction. The other area, which I think there is an editorial in one of the papers today, that the dispute resolution mechanism is still not being set up. There will be dispute between state and state. There will be dispute between state and center. That resolution has not been set up. We pointed out, please put it in the constitution. At our insistence, they amended that constitution amendment bill, but they didn't set up the mechanism. They said they will set it up afterwards, but they have not set it up until today. So I think there is a serious lacuna there. They must set up the dispute resolution mechanism. Otherwise, we are quite happy that the idea that I had first said in 2005 has now taken shape after 12 years. कह रहे हैं मैं खुश हूं कि 2005 में जो मैंने एक यात्रा शुरू की थी वो आखिर आज पूरी हो गई। ये कह रहे हैं कि 17% का जो आंकड़ा है वो रहना चाहिए, 70% वो रहेगा। और एक जो इन्होंने बड़ी बात की, कह रहे हैं कि जो विवाद अगर होते हैं राज्य के बीच में और केंद्र के बीच में, तो वो कैसे सुलझाएंगे, इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मैं जान रहा हूं कि आप इकोनॉमी पर ही सवाल लेना चाहते हैं, लेकिन बहुत सारे जो सवाल हैं वो राहुल गांधी पर हैं और ये पूछ रहे हैं कि क्या उनको पार्टी अध्यक्ष अब बना देना चाहिए। You are going again and again, you are straying the subject. I mean, you should stick to the subject. We agreed that we will talk about the economy. पर ही रहें चिदम्बरम जी, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले सालों में बड़ी 2 चुनौतियां इस सरकार के लिए क्या होंगी, इकोनॉमी की अगर बात करें तो? You see, I am telling the people, you must ask hard questions. In any democracy, the hard questions must be asked. We are not here to sing the praises of the government. The party members will sing the praises of the government. That's perfectly natural. But opposition party, media, civil society, whoever is in the government, it may be today a BJP government, you must ask them hard questions. Tomorrow, if it is a Congress government, you must ask hard questions. It may be a third-party government, you must ask hard questions. That's how a democracy functions. The questions that we must ask is, what about the agrarian distress? I'm not saying it happened for the first time now. There was agrarian distress in Congress regime also. Agrarian distress, what are you doing to deal with it? Do you know that farm labor wages are growing at 4% a year? How can you ever relieve the distress if farm wages are growing only at 4% a year? Inflation is 5%. So how can farm wages grow at 4% a year?
how will that man ever come out of poverty? So we must ask a hard question, what are you doing about farm sector? Onions, they are throwing on the street because there are no prices for onions. In Andhra, chilies are being thrown on the street. There is no price for chilies. And there was a survey done which said 60% of the people know nothing about MSP. I'm not blaming this government, I'm blaming all governments. So we must ask hard questions. You've been in government for 3 years. Whatever the previous government did was not enough. Now what are you doing to alleviate the farm sector's problems? Question number one. Please remember, there are 6 crore households which are dependent solely on agriculture for an income. And there are 2 crore households which are dependent on farm labor. They are landless labor. The second question is, where are the jobs? Where are the jobs for our children and grandchildren? Where are the jobs being created? You got thousands of people coming out of colleges, universities. Where are the jobs? These are the questions we must be asking. We are not asking these questions. जी, तो आप कह रहे हैं कि कठिन कठोर सवाल पूछने चाहिए सरकार से, चाहे वो विपक्ष हो या आप हम लोगों को भी बता रहे हैं, चाहे मीडिया हो, चाहे सिविल सोसाइटी आप जैसे लोग हों, और कह रहे हैं कि कृषि क्षेत्र में जिस तरह की हालत है, 4% बढ़ोतरी होती है उनकी मेहनताने में, और आप कह रहे हैं कि प्याज देखिए, मिर्च देखिए, उसको सड़कों पर फेंका जा रहा है। 6 करोड़ परिवार हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं। 2 करोड़ परिवार ऐसे हैं जो भूमिहीन हैं, जो कृषि पे लेबर का काम करते हैं। उनके बारे में सवाल किए जाने चाहिए। चिदम्बरम साहब, आपने इतना समय दिया और आप टॉपिक पर रहे, टॉपिक से इधर-उधर नहीं गए, वरना मैं आपसे पूछना चाहता था कि क्या सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, पर आप उस तरफ नहीं गए। पर ठीक, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत शुक्रिया पी चिदम्बरम जी। 1 मिनट बस और मैं चाहूंगी साहब का, और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी वीके शर्मा जी को, जो कि प्रिंसिपल जनरल मैनेजर हैं कॉर्पोरेट मार्केटिंग BSNL के। सर, आप मंच पर आएं और हमारे बेहद खास मेहमान पी चिदम्बरम साहब को एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन के जरिए सम्मान दें। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद सर। ये है ABP न्यूज़, आपको रखे आगे।